हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर स्वागत है। और हम अपने करंट अफेयर सीरीज के तहत जो जिला वाइज हो रहा है, बिहार का करंट अफेयर है, उसके तहत हम पूर्वी चंपारण जिला का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो फैक्ट है पूर्वी चंपारण जिला से जुड़ा हुआ और जो पिछले 1-2 साल में महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा है उसकी चर्चा करेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ और 67वीं बीपीएससी में मेरा 205 रैंक आया था और वर्तमान में मैं म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ था और वर्तमान में मैं डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में बेगूसराय में पदस्थापित था। तो चलिए आगे आगे के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और यह जिला हमारा पूर्वी चंपारण जिला है। तो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो ये कोई बौद्ध स्तूप का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह प्राचीन काल बौद्धकालीन बौद्ध स्तूप है जो केसरिया में है, पूर्वी चंपारण जिला में। केसरिया एक छोटा सा शहर है जो गंडक नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केसरिया किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। यह जो स्तूप है, केसरिया स्तूप है, जो बौद्धकालीन स्तूप है, यह अशोक के दौरान निर्माण करवाया गया था। केसरिया काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है क्योंकि भगवान बुद्ध जो है जब कुशीनगर जा रहे थे, जिस दौरान उनका महापरिनिर्वाण हो गया था, तो कुशीनगर में, तो उसी दौरान वो केसरिया में एक दिन रुके थे और उसी के उपलक्ष्य में यह बौद्ध स्तूप बनाया गया था। यह बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो 1400 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फीट क्षेत्र में फैला हुआ है? 1400 फीट, यानी 1400 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ ये भी फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हैं। और इसकी ऊंचाई 100 फीट है, 104 फीट, सॉरी, इसकी ऊंचाई 104 फीट है। यह लिख कर याद कर लीजिए। और यह स्तूप 8 मंजिलों में विभक्त है, यानी 8 मंजिला स्तूप है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो है विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में। लेकिन मैं कई सारा फैक्ट चेक किया है तो केसरिया प्रखंड की जगह पर हमको कई जगह कल्याणपुर प्रखंड मिला है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कि यह कल्याणपुर प्रखंड में अवस्थित है कि केसरिया प्रखंड में। लेकिन फैक्ट चेक करने पर मुझे यह मिला है कि यह कल्याणपुर प्रखंड के कैथवालिया नामक जगह पर निर्माण किया जा रहा है। और इस जो विराट रामायण मंदिर है तो इसकी ऊंचाई याद करना जरूरी होगा क्योंकि इस मंदिर की जो ऊंचाई है 270 फीट है। और जो यह रामायण मंदिर बन रहा है यह रामायण की कथा को जीवंत करेगा, मतलब कि यहाँ रामायण से जुड़ी हुई कथा जो है उसको दिखाया जाएगा मंदिर में, मूर्ति के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो यही विराट रामायण मंदिर से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक 33 फीट ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। कितना ऊंचा? 33 फीट ऊंचा शिवलिंग। यह याद करने का चीज़ है, 33 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा जिसका निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जाएगा। यानी कि जिसका निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा है। और यह ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का बना होगा और यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो कई सारा फैक्ट है जो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूँ सारे फैक्टों को कि यहाँ एक शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 33 फीट है और उसका निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा है। और यह ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का होगा और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। इस मंदिर के निर्माण का अनुमानित लागत 500 करोड़ है और यह 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। यह मंदिर जो है, जो कंबोडिया के अंगकोर वाट परिसर है उससे, वो जो वह मंदिर है उससे भी बड़ा मंदिर ऊंचाई के मामले में है क्योंकि उस अंगकोर वाट मंदिर की ऊंचाई 202 फीट है, जबकि विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आ सकता है कि विराट रामायण मंदिर जो बन रहा है वो किस वास्तुकला से उत्प्रेरित है या प्रभावित है या प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। तो यहाँ हम याद कर सकते हैं कि इस मंदिर का जो वास्तुकला है वो कंबोडिया के अंकोर वाट परिसर तथा दक्षिण भारत के रामेश्वर के रामानाथ स्वामी मंदिर और मदुरै के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। यानी इस 3 मंदिर का प्रभाव है। एक बार फिर से हम उच्चारण करना चाहेंगे। पहला मंदिर जो कंबोडिया के अंगकोर वाट परिसर है, दूसरा मंदिर दक्षिण भारत के रामेश्वर के रामानाथ स्वामी मंदिर है और तीसरा मदुरै की मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रभावित है। और इस मंदिर के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अहमदाबाद के जो आर्किटेक्ट है पीयूष
सोमपुरा तथा इंटीरियर डिजाइनर है जो उनका नाम है नवरत्न रघुवंशी की मदद ली जा रही है। यानी कि अभी फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि इस मंदिर का निर्माण में हम किस आर्किटेक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है या किस आर्किटेक्ट के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो पीयूष सोमपुरा है और दूसरा है नवरत्न रघुवंशी। और आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला जा रहा है, यह खुला है। यह निश्चित तौर पर यह जो फैक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि जो फूड लैब है उसको फसाई के द्वारा स्थापित किया जाता है भारत के अंदर। और फसाई का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसे एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। मुख्य रूप से फसाई का काम क्या है कि भारत में जितने भी खाद्य पदार्थ है या जो भारत में निर्मित होता है या फिर भारत में आयात और निर्यात होता है, उसको चेक करता है कि उस मानक जो स्वच्छता का मानक है या फिर उस फूड को खाने के कारण कोई बीमार तो नहीं हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगा। और जो मानक लिखा गया उस कंटेंट को चेक करना ही इनका काम है। और इसलिए जो फूड लैब बनाया गया है रक्सौल के अंदर, वो इसलिए बनाया गया है कि जो हम वस्तु का आयात करते हैं या फिर निर्यात करते हैं नेपाल में, तो इससे पहले एक बड़ी समस्या होती थी बिहार के निर्यातकों को या देश के निर्यातकों को जो रक्सौल पूर्वी चंपारण के माध्यम से नेपाल में निर्यात करते थे या फिर वहाँ से खाद्य वस्तुओं का आयात करते थे, तो उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर किसी भी फूड को जो अगर मान लेते हैं कि खाद्य योग्य पदार्थ का हम अगर निर्यात करते हैं नेपाल को, तो अगर हम रक्सौल बॉर्डर से जाते हैं तो हमको एक फूड सर्टिफिकेट चाहिए होता है और वो फसाई देता है फूड सर्टिफिकेट की यह स्टैंडर्ड को मानक को फॉलो करता है, जिसको खा करके किसी के शरीर पर पशु के या व्यक्ति के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के लिए पहले क्या होता था कि बिहार के जो निर्यातक है या फिर आयातक है या देश के, उनको पहले कोलकाता जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है रक्सौल में खुल गया है और इसके कारण क्या होगा कि जो आयात निर्यात है उसको तेज़ी मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता था कि वहाँ बॉर्डर पे ट्रक लगा हुआ है निर्यात करने के लिए और सर्टिफिकेट लाने में देर हो जाती थी और वस्तु खराब हो जाता था। तो एक बड़ा फ़ायदा हुआ है कि बिहार के निर्यातकों के लिए, और बेहतर है कि यहाँ एक फूड लैब खुला है और ये देश का जो है चौथा फूड लैब है। इससे पहले 3 फूड लैब भी है जो आप याद कर सकते हैं एक फैक्ट के रूप में, कोलकाता में, गाजियाबाद में, मुंबई में। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि फूड लैब जो लेबोरेटरी खुला है वो किसके द्वारा है, तो एक तो फसाई के अंदर स्थापित हुआ है, फसाई इसका संचालन करेगी। और जो उस समय हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और इसी दौरान नेपाल के कृषि एवं पशुपालन मंत्री महेंद्र राय यादव भी मौजूद थे। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट था और आप इसको याद कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है अन्य भी, कि फसाई जो है किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, तो फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जो भारत सरकार का अधीन है उसी के अधीन फसाई संस्था आती है। अब आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको हम देख सकते हैं कि बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। तो बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है, तो ये गोल्ड रेटिंग दिया कौन है? सबसे पहला तो सवाल यही है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है। और गोल्ड रेटिंग देने का जो आधार है, चाहे जिसके आधार पर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड रेटिंग देती है किसी भी रेलवे स्टेशन को, तो उसमें एक पर्यावरण अनुकूल जो है, पर्यावरण अनुकूल उसका जो क्रियान्वयन है, जल है, ऊर्जा संरक्षण के लिए जो वहाँ कार्य है, उसी के आधार पर रेटिंग दी जाती है। और बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को 100 अंक का जो है रेटिंग, उसमें 74 अंक प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक फैक्ट के रूप में हम याद कर सकते हैं कि जो 100 अंक है उसमें से 74 अंक प्राप्त हुआ है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा यह दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट जो है जो हम याद कर सकते हैं कि मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो यह अभियान है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है, जो पुराना फैक्ट है लेकिन चूंकि मैगजीन में दिया हुआ था तो इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए मुझे लगता है। तो यह 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी में गांधी मैदान से शुरू हुआ था और 15 जनवरी को पटना में समाप्त हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। और समाज सुधार अभियान जो यह कार्यक्रम है, इसके माध्यम से वह जिलावार नीतीश जी का यह पद यात्रा होता है और जिसमें इस अभियान के तहत वह शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा, बाल विवाह उन्मूलन जैसी जो नीति है उस पर चर्चा करते हैं। साथ में नल जल योजना जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी
चर्चा किया जाता है और उसका अवस्थिति की मतलब उसका जो क्रियान्वयन का जो स्थिति है उसकी जांच परख की जाती है और उस दौरान कई सारे अधिकारी मौजूद होते हैं। आगे का जो फैक्ट है कि पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया में गांधी जी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है। तो गांधी जी पर जो थीम पार्क बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण के चंद्रहिया में, इस तरीके का एक थीम पार्क पश्चिम चंपारण में भी बनाया गया था, उसका मैं डिबेट कर चुका हूँ। थीम पार्क में क्या होता है कि गांधी जी की जीवनी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको इस थीम पार्क में डिजिटल माध्यम से दिखाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यह है कि पूर्वी चंपारण को मनरेगा क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह न्यूज़ 2022 का है और राज्य स्तर पर जो इसका क्रियान्वयन होता है और जिला वाइज जो रैंकिंग होता है उसमें पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान निश्चित तौर पर प्राप्त हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। उत्कृष्ट केंद्र लिखा हुआ है तो ग्रामेटिकली या मिस्टेक्स है हो गया, वहाँ लिख नहीं पाया गया है। तो आगे हम बताते हैं कि पिपरा कोठी में तो देश का पहला ही पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है और देश में पशु जो है सुधार के लिए गोकुल मिशन का संचालन हो रहा है और उसी गोकुल मिशन के तहत भी इस पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। 2018 में चूँकि इसका घोषणा किया गया था और यह पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में है। भारत सरकार इस पर जो खर्च कर रही है वो 38.8 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इस जो उत्कृष्टता केंद्र इसमें जेनोमिक लैब खोला जाएगा, जो IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से युक्त लैब होगा और उसका जो लाभ है हमारे देश के जो पशुपालक है उनको मिलेगा। खास करके बिहार राज्य में अवस्थित है, निश्चित तौर पर बिहार राज्य के लोगों को, किसानों को, जो पशुपालक है उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्र में ब्राज़ील का बेहतर स्थिति है। ब्राज़ील में तकनीकी विकास ज़्यादा हुआ है तो भारत सरकार ने ब्राज़ील से MOU किया है और ब्राज़ील के तकनीक का इस्तेमाल करके इस लैब की स्थापना की जा रही है और उसी के तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा यह पूर्वी चंपारण का करंट अफेयर था और महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसका मैं यहाँ वर्णन किया हूँ और जो 70वीं BPSC के लिए याद रखने के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। तो चलिए हम अपना जो आज का सीरीज़ उसको समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।